हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 को। सीजन 1 का वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही इस चैनल पर अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो उसके प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं एक वेटर को जो अपने किसी गेस्ट के लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेकर जा रहा होता है। वेटर उस रूम के सामने जाता है और आवाज लगाता है कि रूम सर्विस सर, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो लगातार आवाज लगाता है लेकिन फिर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो दरवाजे को हाथ लगाता है। देखता है दरवाजा पहले से खुला होता है। वो अंदर जाता है और कंटिन्यूअस आवाज लगाता है कि रूम सर्विस सर, लेकिन उसे वो गेस्ट नहीं दिखता। वो देखता है उसका पर्स, उसका मोबाइल और उसका बैग भी वही सामने टेबल पर रखा होता है। तभी उसे बाथरूम से पानी के टपकने की आवाज आती है तो उसे लगता है हो सकता हो बाथरूम में हो। वो बाथरूम का दरवाजा नॉक करता है तो देखता है खुला होता है। वो आगे झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है पूरे फर्श पर खून फैला होता है और जब नजर उठाकर देखता है बाथटब में उस आदमी की डेड बॉडी होती है और उसका सर काटकर वहीं ऊपर रखा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं। वो अभी भी वही जमुना पार थाने में इंस्पेक्टर होता है और हाथीराम अपने एक लेडीज कांस्टेबल के साथ अपने एसएचओ से बात करता है क्योंकि वो लेडीज कांस्टेबल आज अपने पोजीशन से रिजाइन दे रही होती है। तो एसएचओ बोलता है कि तुम्हें पता है तुम एक सरकारी नौकरी छोड़ रही हो। तो कांस्टेबल बोलती है सर मुझे पता है, मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर की जॉब मिली है और जहां अच्छी सैलरी मिल रही है और वहां पर मुझे आगे बढ़ने के चांसेस भी दिख रहे हैं। यहाँ क्या होगा सर, मैं बहुत मेहनत करूंगी तो 15-20 साल में इंस्पेक्टर तक बन जाऊंगी, उससे आगे क्या। जब हाथीराम एसएचओ के केबिन से बाहर आता है तो देखता है एक औरत उसके कांस्टेबल से बात कर रही होती है और बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे साहब से मिलना है। तो औरत बताती है मेरा नाम गीता पासवान है और मैं बिहार के छपरा जिले से हूँ और मेरा हस्बैंड यहाँ दिल्ली में जॉब करता है, लेकिन कई दिनों से मेरी उससे बात नहीं हो पा रही। और तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं अंसारी अब आईपीएस बन चुका था और वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है जहां वो लोग कल के हुए उस मर्डर केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो आदमी मारा गया उसका नाम थॉमस है और वो यहाँ दिल्ली में एक नागालैंड समिट में हिस्सा लेने आया था। एक्चुअली वो नागालैंड का एक पॉलिटिशियन था और वो यहाँ नागालैंड सदन में रुका हुआ था। तो वहीं एक पत्रकार पूछता है कि सर कि जैसे थॉमस यहाँ नागालैंड समिट में हिस्सा लेने आए थे, अब उनके मर्डर के बाद इस समिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेक्रेटरी जवाब देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 20,000 करोड़ रुपए नागालैंड में इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि नागालैंड का विकास हो सके और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस केस से इस समिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं एक और पत्रकार पूछता है कि नागालैंड सदन के एक वेटर ने बताया कि थॉमस का उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। तो डीएसपी साहब बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हमें कुछ भी पता चलेगा तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं डीएसपी साहब अंसारी पर नाराज होते हैं और पूछते हैं कि केस की इतनी इम्पोर्टेंट बातें प्रेस के पास कैसे पहुंच गई। तो अंसारी बोलता है कि सर मैंने वहाँ के सारे काम करने वालों को सख्त हिदायत दिया था कि इस केस के बारे में किसी से कोई बातें ना करें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं जो उस औरत गीता पासवान के साथ उसके हस्बैंड के रूम पर जाता है। तो हाथीराम देखता है कि रघु गीता का हस्बैंड वहाँ 4 लोगों के साथ एक रूम में रहता था। तो उसका रूम पार्टनर बोलता है कि सर रघु हमारे गांव से ही है और इसीलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया था, लेकिन कुछ दिनों से उसकी हरकतें अच्छी नहीं थी और हमें लगता है उसका किसी औरत के साथ चक्कर था। वो देर रात को घर से बाहर बातें किया करता था। तो हाथीराम पूछता है आखिर रघु काम क्या करता था। तो बताता है कि 1 साल पहले तक तो वो बैंड में था, लेकिन सही से काम न करने की वजह से उसके मालिक ने उसे निकाल दिया। तो अभी फिलहाल वो आजादपुर मंडी में एक सेठ के वहाँ काम करता है। वही कांस्टेबल जब रघु का सामान चेक करता है तो कांस्टेबल को रघु के सामान में कुछ रेलवे की टिकटें मिलती हैं। जब वो चेक करता है तो देखता है वो टिकटें दिल्ली से नागालैंड के दीमापुर की थीं। तो रघु के रूम पार्टनर बताते हैं वो अपने सेठ के काम से अक्सर नागालैंड जाया करता था। तो हाथीराम आजादपुर मंडी रघु पासवान के सेठ से मिलने जाता है तो बताता है कि रघु उसके लिए काम करता था, लेकिन 15 दिन पहले
पहले वो यहाँ से नौकरी छोड़कर चला गया। तो हाथीराम पूछता है आखिर रघु नागालैंड किस लिए जाता था। तो उसका सेठ बोलता है कि सर मेरा फ्रूट का बिजनेस है और नागालैंड से फ्रूट आते थे तो सामान को लोड और अनलोड करने के लिए मुझे अपने लेबर भेजने होते थे, तो मैं यहाँ से 3-4 लेबरों को अक्सर नागालैंड भेजता हूँ। अब हाथीराम वहाँ से निकलता है लेकिन अपने कांस्टेबल को बोलता है एक काम करो, पिछले 2 हफ्तों की दिल्ली रेलवे स्टेशन के सीसी फुटेज की कॉपी मंगवाओ और चेक करो और देखो ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तभी हाथीराम को कांस्टेबल मंजू का कॉल आता है और वो बताती है कि सर जिस तरह से रघु का हुलिया बताया गया था उससे मैच करती हुई एक डेड बॉडी मिली है। अब हाथीराम दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है, तभी वो देखता है वहीं पर अंसारी आ जाता है और अंसारी की गाड़ी रुकते ही मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। लेकिन जब गीता उस डेड बॉडी को देखती है तो बोलती है ये मेरा हस्बैंड रघु नहीं है। और वही दूसरी तरफ हम अंसारी को देखते हैं जो थॉमस के केस के सिलसिले में डॉक्टर से मिलता है। तो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उसको बताता है कि इसकी मौत करीब रात के 1 बजे के आसपास हुई होगी और वो ये भी बताता है पहले इसे मारा गया, फिर इसका सिर इसके धड़ से अलग कर दिया गया। तो वही जूनियर डॉक्टर बोलती है कि सर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसके अंदर ऐसे ही किलर लोगों का सिर धड़ से अलग कर देता है, वो किलर इसके द्वारा कोई मैसेज देना चाहता है। तो सीनियर डॉक्टर बोलता है हम यहाँ वही बातें करते हैं जिनका हमारे पास प्रूफ होता है और बिना एविडेंस के हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं। उसकी बाइक खराब हो गई थी तो हाथीराम बाइक को पैदल ही लेकर धक्का लगाते हुए जाता है। तभी उसका पड़ोसी बोलता है अरे इंस्पेक्टर साहब नई गाड़ी ले लो। वही हाथीराम देखता है कि उसके घर के बाहर एक नई कार खड़ी होती है। जब घर के अंदर जाता है तो देखता है उसका साला आया होता है। अब हाथीराम की वाइफ बोलती है कि भैया ने आपके लिए एक जॉब देखी है और सैलरी भी 1.5 लाख रुपए महीने देने को तैयार है और कब तक ये इंस्पेक्टर की नौकरी करोगे। अब न चाहते हुए भी अगले दिन हाथीराम अपने साले के साथ उस कंपनी में जाता है। तो वहाँ का ऑनर बताता है कि मैं किसी जानने वाले को देख रहा हूँ, मेरे वहाँ सिक्योरिटी के जनरल मैनेजर की पोजीशन खाली है और पिछले महीने कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। वहीं हाथीराम को वो सीसीटीवी के कैमरे में दिखाता है कि अंदर लोग कैश गिन रहे होते हैं। हाथीराम तुरंत समझ जाता है यहाँ पर हवाला का काम होता है। हाथीराम वहाँ के ऑनर को बोलता है बात सच है, अगर मैं यहाँ अपने साले के साथ नहीं आया होता तो तुम्हें उठाकर अंदर कर देता। अब हाथीराम वहाँ से निकलता है और देखता है कि उसे एक अननोन नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे। अब हाथीराम उस अननोन नंबर पर कॉल बैक करता है तो उधर से आवाज आती है कि मैं ट्रैफिक पुलिस से हूँ और एक औरत का एक्सीडेंट हुआ जिसके मोबाइल में आपका नंबर था तो मैंने आपको कॉल किया। अब हम अंसारी को देखते हैं जो नागालैंड सदन जाता है। जब अंसारी और उसकी टीम उस वेटर से पूछताछ करती है तो बताता है कि अक्सर थॉमस साहब रात में यहाँ ड्रिंक करने आते थे और उनके साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड भी होता था, लेकिन कल रात वो अकेले ही यहाँ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और तभी उनको एक कॉल आया जिस पर वो नाराज होकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में क्या बातें हो रही थी वो मुझे नहीं पता। और फिर सुबह 7 बजे जब मैं उनके लिए चाय लेकर उनके रूम में गया तो मैंने देखा कि थॉमस साहब की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी। अब अंसारी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है जिस फ्लोर पे थॉमस रुका हुआ था उस फ्लोर के थॉमस के रूम के साइड का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं था। तो अंसारी वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछता है कि वहाँ का फुटेज क्यों नहीं अवेलेबल है। तो बताता है कि सर थॉमस सर ने रिक्वेस्ट किया था कि उस एरिया का सीसीटीवी बंद रखा जाए और मेरे पास इस बात के रिटन अप्रूवल है। वही अंसारी एक लड़की को नोटिस करता है जो थॉमस के फ्लोर से नीचे आती है और काफी घबराई होती है। तो अंसारी अपने जूनियर से बोलता है इस लड़की के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो, अपने इन्फॉर्मर लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन जल्दी से इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं। जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो गीता पासवान के बच्चे को देखता है। वो समझ जाता है कि गीता पासवान का ही एक्सीडेंट हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अंसारी को देखते हैं जो थॉमस के सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम सुबह से कहाँ थे। तो बताता है मैं चर्च गया था थॉमस साहब के लिए प्रे करने और साथ ही मैं कन्फेस भी करना
चाहता हूँ। तो अंसारी पूछता है आखिर तुम क्या कन्फेस करना चाहते हो? तो बताता है अपनी गलती को, थॉमस साहब की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं नहीं कर पाया। तो अंसारी पूछता है उस रात आखिर तुम थे कहाँ? तभी वहाँ एक औरत आती है और अंसारी को बोलती है कि सर कल रात मेरे कमरे में था और ये नहीं चाहता कि ये सब बातें मेरे हस्बैंड को पता चले, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। और तभी अंसारी को उसके इन्फॉर्मर का कॉल आता है और उसे बताता है कि उस लड़की का पता चल गया है। अब अंसारी उस इन्फॉर्मर से मिलने जाता है। अब इन्फॉर्मर उन लोगों को एक क्लब में लेकर जाता है और वही अंसारी को ये बताता है जब मैं पिछले साल नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था तभी मैंने उस लड़की को यहाँ देखा था। तो अंसारी क्लब के ऑनर से मिलता है और उस लड़की का फोटो उसे दिखाता है और पूछता है क्या ये लड़की तुम्हारे वहाँ काम करती है? तो मना कर देता है। वो बोलता है मैं इसे नहीं जानता। वो अपने मैनेजर से पूछता है तो बताता है हाँ सर, इसका नाम रोज लिजो है और यहाँ काम करती है। ये डांस फ्लोर पे लोगों के साथ डांस करती है ताकि लोगों का मूड बनाया जा सके। अब अंसारी उस मैनेजर से रोज का एड्रेस लेकर उसके घर जाता है और जब वो लोग उसके कमरे की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ नशीले इंजेक्शन और ड्रग मिलता है। जब अंसारी उस घर के मकान मालिक से पूछता है कि रोज से मिलने कौन आता था तो बताती है कि उससे मिलने अक्सर एक आदमी आता था जिसके पास लाल कलर की बड़ी गाड़ी है। और तभी अंसारी को याद आता है कि उस क्लब के मालिक के पास भी लाल कलर की एक ऑडी है। अब अंसारी अपने असिस्टेंट संदीप को बोलता है कि आरटीओ से उस गाड़ी के बारे में जानकारी निकालो और ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करो कि उस एरिया के हर तरफ नाकाबंदी की जाए। मुझे किसी भी हालत में वो बंदा चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं। उसका कांस्टेबल उसे बताता है कि गीता पासवान की डेथ हो गई और गीता पासवान का बच्चा उस समय हाथीराम के पास बैठा होता है। तो हाथीराम नोटिस करता है कि दो लोगों को देखकर वो बच्चा डर रहा होता है। जब हाथीराम उन दोनों को बुलाता है वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। हाथीराम उनका पीछा करता है लेकिन वो दोनों अपनी बाइक से वहाँ से भागने में सफल होते हैं। और तभी हाथीराम को उसके कांस्टेबल मंजू को कॉल आता है। वो बताती है कि उसने रघु को रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में देखा है। जब हाथीराम अपने थाने पहुँचता है तो मंजू उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बताती है कि सर ये 2 दिन पहले का फुटेज है और मैंने रघु पासवान को प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर देखा और प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही अवध आसाम एक्सप्रेस निकलती है। तो वहीं हाथीराम नोटिस करता है कि रघु के साथ में एक लड़की होती है। जब वो जूम करके उस लड़की को देखता है तो उसे पहचान जाता है क्योंकि उनके पास उस लड़की का लुकआउट नोटिस आया था जिसका नाम है रोज लिजा। वही है जिसे अंसारी भी अभी ढूंढ रहा है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपने घर में खाना बना रही होती है। जैसे वो अपना चावल का डब्बा खोलती है तो देखती है उसके अंदर एक फोन रखा होता है। जब वो अपने लड़के से पूछती है कि किसका फोन है तो बताता है उसे फोन रेलवे पटरी के पास में मिला था। और जैसे ही वो औरत फोन को ऑन करती है तभी उस पे कॉल आता है। वो पिक करती है और बोलती है कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है दिल्ली पुलिस, ये रोज लीजा का फोन है। रोज लीजा वही लड़की है जिसको अंसारी ने थॉमस के फ्लोर पर देखा था जिस दिन थॉमस का मर्डर हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अंसारी को देखते हैं जो डीएसपी साहब के साथ बैठा होता है और उनको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो हाथीराम चौधरी ने उसे भेजा था। और अंसारी डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता है कि दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूँ हाथीराम जी भी साथ में इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। तो डीएसपी साहब बोलते हैं ये काफी सेंसिटिव और हाई प्रोफाइल केस है और मैं किसी इंस्पेक्टर को इस केस में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो अंसारी बोलता है अरे सर, मैंने उनके अंदर ही सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लिया था और मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की तरीके बड़े अच्छे हैं। लेकिन डीएसपी साहब नहीं मानते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम अंसारी से मिलता है। तो अंसारी हाथीराम का हालचाल पूछता है और पूछता है कि सर थाने में क्या चल रहा है अभी? तो हाथीराम बताता है पुराने एसएचओ विरक चौधरी ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अब ज्वाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी आपस में फॉर्मल बातें करते हैं। तो अंसारी हाथीराम को सॉरी बोल देता है। वो बोलता है एक केस हाई प्रोफाइल है। अब हाथीराम वहाँ से जाने लगता है। तो अंसारी बोलता है अरे सर रुक जाओ, चाय तो पी लो। तो हाथीराम बोलता है अरे सर नहीं, मुझे एक केस पर काम करना है। केस हाई प्रोफाइल तो नहीं है लेकिन जरूरी है। यह बातें बोलकर हाथीराम वहाँ से चला जाता है। हाथीराम की ये बात अंसारी को अजीब लगती है लेकिन अंसारी हाथीराम को जानता था हाथीराम ऐसा ही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम रात को उस फल व्यापारी के ऑफिस में जाता है जो अक्सर रघु को नागालैंड भेजता था। जब हाथीराम वहाँ के डॉक्यूमेंट चेक करता है तो
देखता है पप्पी दा टूर एंड ट्रेवल नाम की कंपनी का बिल जो कि लाखों में होता है। ये थोड़ा आश्चर्यजनक होता है कि सिर्फ कुछ लेबर के आने जाने का बिल लाखों में। अब हाथीराम दूसरे दिन सुबह उस टूर एंड ट्रेवल के ऑफिस में जाता है और वहाँ के ऑनर से मिलता है। वो एक लड़की होती है तो वहाँ की मालकिन हाथीराम से बोलती है कि देखिए, कोई नागालैंड जाए या थाईलैंड जाए उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो सिर्फ टिकट बुक करना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेडीज पार्लर में जब भी आप आए तो आपके साथ एक लेडीज पुलिस होनी ही चाहिए। तो हाथीराम बोलता है देखिए, अगर मैं अपने पर आ गया तो 10 मिनट में लेडीज पुलिस भी आ जाएगी और आधे घंटे में आपके लिए वारंट भी आ जाएगा, और उसके बाद का तो आप समझ ही सकती हो। तो हाथीराम पूछता है कि कुछ लोगों के आने जाने का बिल 2.5 लाख रुपए, ये कुछ ज्यादा नहीं है? तो बताती है अरे सर, उनके रोज 10-12 बंदे नागालैंड जाते हैं और आते हैं। तो लेडी हाथीराम को वो फाइल देती है जिसमें सारी टिकट की डिटेल होती है। तो हाथीराम देखता है एक ट्रेन आज 1 घंटे बाद नागालैंड से आने वाली है और जिसमें 5-6 लोगों की टिकट की बुकिंग है। अब हाथीराम सीधा रेलवे स्टेशन जाता है। अब हाथीराम ट्रेन में इधर उधर देखता है, लेकिन हाथीराम के पास कोई फोटो वगैरह तो था नहीं उनको पहचानने के लिए। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है, उन पर डाउट करता है, वो लोग भागने लगते हैं। अब हाथीराम का डाउट क्लियर हो जाता है, उनका पीछा करता है, लेकिन तभी उसे रेलवे स्टेशन पर ही एक टीटी रोक लेता है। और जब तक हाथीराम उसे समझाता कोई एक केस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था, तब तक वो लोग अपनी गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग अपने अड्डे पर पहुँचते हैं। इस गोदाम का लीडर वो फल का व्यापारी जोगी को देखते हैं और वहीं हाथीराम भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और गोदाम के पीछे के रास्ते गोदाम के अंदर चला जाता है। तो हाथीराम अंसारी को कॉल करता है और उसको बताता है कि उस केस से रिलेटेड कुछ लोगों का मैं पीछा कर रहा था, तो मुझे एक गोदाम के बारे में पता चला जहाँ ढेर सारा ड्रग्स रखा हुआ है। तो अंसारी बोलता है अरे सर, वो मेरा एरिया नहीं है। तो हाथीराम बोलता है एरिया तो मेरा भी नहीं है, लेकिन केस तो हम दोनों का है ना। तो अंसारी बोलता है ठीक है सर, मैं कुछ देखता हूँ। और अब हाथीराम उनके एक आदमी रंगा को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। रंगा उनका ड्राइवर था। तो योगी बार बार रंगा को कॉल करता है क्योंकि उन्हें उस सामान से भरा हुआ ट्रक वहाँ से निकालना था। वो लोग फलों के बीच में ड्रग्स रखकर स्मगलिंग करते थे। तभी हम देखते हैं विराक अपनी टीम के साथ आता है और उन लोगों को पकड़ लेता है क्योंकि विराक अब नारकोटिक डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। अब हम देखते हैं प्रेस के सामने विराक अपनी टीम के साथ फोटो खिंचवाता है। वो अंसारी को भी बुलाता है। अंसारी जाता तो है, लेकिन उसे बुरा लगता है क्योंकि वो जानता था इन सबको पकड़वाने में सबसे बड़ा हाथ तो हाथीराम का है, लेकिन हाथीराम को इस बात का कोई भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब अंसारी हाथीराम के पास जाता है और उससे बोलता है कि सर, प्रोटोकॉल की वजह से विराग सर को इन्फॉर्म करना पड़ा। तो हाथीराम बोलता है कि रेस के घोड़े को पता होता है उसे मेडल नहीं मिलेगा, उसे तो मिलेगा बस चारा। अब अंसारी डीएसपी साहब से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हाथीराम को इस केस में इन्वॉल्व किया जाए। अब हाथीराम भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंसारी विराग से मिलता है और उससे पूछता है कि कुछ पता चला ये लोग किसके लिए काम करते हैं। तो विराग बोलता है ये माल दीमापुर से आया था, यहाँ कोई ध्रुव मलिक करके है जिसके लिए ये लोग काम करते हैं। तो अंसारी बोलता है मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो थाम के मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहाँ हाथीराम आ जाता है। तो विराग उससे पूछता है अरे चौधरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अंसारी बोलता है हाथीराम सर अब थॉम मर्डर केस में मेरे साथ काम करेंगे और डीएसपी सर का ऑर्डर पहले से ही आ चुका है। हाथीराम को वहाँ देखकर विराग को अच्छा नहीं लगता, जैसे पहले भी वो हाथीराम को पसंद नहीं करता था। अब हाथीराम जोगी से पूछताछ करता है और उसकी पिटाई करता है और हाथीराम पूछता है कि मैंने 4 दिन पहले रघु को दीमापुर वाली ट्रेन में जाते देखा और तूने मुझसे बोला था कि रघु ने 2 हफ्ते पहले ही तेरा काम छोड़ दिया। तो जोगी बताता है कि सर उस टाइम मैंने झूठ बोला था, एक्चुअली मैंने उसे काम से निकाला था क्योंकि एक बार उसे जीआरपी वालों ने पकड़ लिया था 50,000 रुपए कैश के साथ में। ले दे के किसी तरह उसे मैंने छुड़ाया। जब मैंने उससे पूछा ये पैसे किसके हैं तो बोला मेरे बास की एक बंदी है, उसी के लिए वो हर महीने दीमापुर से 50,000 रुपए लेकर आता है। तो हाथीराम पूछता है तेरा बॉस कौन है? तो अंसारी बताता है इसके बॉस का नाम है ध्रुव मलिक, जो साकेत में एक नाइट क्लब चलाता है। अब वो दोनों ध्रुव मलिक को अरेस्ट करने के लिए निकलने ही वाले थे, तभी अंसारी के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है
कि ध्रुव मलिक उनके ऑफिस आया है। जब अंसारी ध्रुव मलिक से मिलता है, उसके साथ उसकी वकील भी होती है जो जमानत के पेपर लेकर आई थी। अब अंसारी और हाथीराम ध्रुव मलिक से कुछ सवाल पूछते हैं। पहला कि क्या उसका रोज के साथ कोई संबंध है, तो बोलता नहीं, वो मेरे वहाँ सिर्फ काम करती है। तो हाथीराम पूछता है कि 6 दिसंबर की रात जिस दिन थॉम का मर्डर हुआ, उस रात आप कहाँ थे? तो ध्रुव बोलता है, उस दिन मैं अपने नोएडा वाले घर पर था और वहाँ पूजा चल रही थी। तो हाथीराम बोलता है, लेकिन कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आपने 18 बार रोज को कॉल किया था, ऐसी क्या जरूरत थी? तो ध्रुव बोलता है, रोज मेरे क्लब से कुछ पैसे लेकर रघु के साथ भाग गई थी और तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जिनमें 3 नकाबपोश लोग बोलते हैं कि थॉम का मर्डर उन्होंने किया है क्योंकि थॉम गद्दार था। वो बाहरी लोगों के साथ मिलकर नागालैंड में बिजनेस करना चाहता था और हम कभी भी बाहरी लोगों को नागालैंड में हमारा शोषण नहीं करने देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंसारी डीएसपी साहब से मिलता है और उनको बोलता है कि मुझे लगता है इस केस में रोज इन्वॉल्व है और जहां तक मेरी जानकारी है रोज अभी नागालैंड में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दीमापुर का रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जहां रात में एक पुलिस वाला वहां ड्यूटी पे था। तभी वो देखता है रोज पीसीओ से किसी को कॉल कर रही होती है। तभी पुलिस वाले के मोबाइल पर रोज का फोटो आता है जिसपे लिखा होता है लुकआउट नोटिस। उसे देखकर वो समझ जाता है कि वो लड़की रोज ही थी। वो दोबारा उधर जाता है, तब तक रोज वहाँ से जा चुकी थी। अब हाथीराम अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है वो बच्चा अभी तक वहीं होता है। तो कांस्टेबल मंजू से पूछता है क्या हुआ? वो बताती है कि रघु के साथ के लोग उस बच्चे को लेने से मना कर दिए और जब मैंने उसके दादा दादी को कांटेक्ट किया तो पता चला वो लोग अभी बीमार हैं और आ नहीं सकते। तो हाथीराम उस बच्चे को लेकर अपने घर जाता है। हालांकि उस बच्चे का आना हाथीराम की वाइफ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाथीराम उसे समझाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ जा रही होती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं अंसारी और हाथीराम दोनों अब नागालैंड पहुंच चुके थे। वो जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो हाथीराम को रहमान नाम का एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है। वो हाथीराम को बोलता है कि मैं आपको सस्ते में रूम दिलवा दूंगा, बाकी सुविधाएं भी, लेकिन हाथीराम उसे इग्नोर करता है। तभी हम देखते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर वेलकम करने के लिए एसपी मेघना आती है और उसके साथ एक इंस्पेक्टर भी होता है। तो मेघना उन दोनों को बोलती है कि आप लोग अभी गेस्ट हाउस जाइए और कल हम बातें करेंगे। तो अंसारी बोलता है हमें थॉम के फ्यूनरल में शामिल होना है। तो मेघना बोलती है ये सही नहीं है, ये आप लोगों के लिए काफी रिस्की होगा क्योंकि थॉम का मर्डर दिल्ली में हुआ था और यहाँ के लोग ये मानते हैं कि आप लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो तो बस दिखावा है और इसीलिए आप लोग वहाँ ना जाएं तो ही बेहतर होगा। तो अंसारी बोलता है मेरी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका काम है मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना और ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये बात मेघना को अच्छी नहीं लगती और वही रास्ते में हाथीराम मेघना से पूछता है कि एक ड्रग डीलर है जिसका नाम है मैक्स रेजू, क्या आपके पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? वही इंस्पेक्टर बोलता है कि हम लोग भी उसी को ढूंढ रहे हैं। अब वो लोग थॉम के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। थॉम का लड़का रूबेन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और वही कुछ लोग हाथीराम और अंसारी को थॉम की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। वो बोलते हैं थॉम तुम्हारे वहाँ मारा गया, उसकी सिक्योरिटी तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मेघना सब कुछ संभालती है और उनको बोलती है इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ आने से मना कर रही थी। अब हम देखते हैं रूबेन और उसकी माँ आपस में बात करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि रूबेन अपने फादर जोनाथन थॉम को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी माँ बोलती है चाहे जो भी हो वो तुम्हारे फादर थे और अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी है और जो बिजनेस है उनकी देख रेख तुम्हें ही करनी होगी। और रूबेन की माँ उससे बोलती है कि देखो दिल्ली से 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। और वही हम थॉम के सिक्योरिटी गार्ड डेनियल को देखते हैं जो लोगों से अलग खड़ा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में जब हाथीराम अपनी वाइफ को कॉल करता है तो कॉल नहीं पिक करती, तो हाथीराम अंसारी के फोन से कॉल करता है। उसकी वाइफ फोन पिक करती है तो बोलता है कि सुबह से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, एक बार भी फोन पिक नहीं कर रही हो। तो उसकी वाइफ नाराज होती है, बोलती है एक तो काम वाली बाई नहीं आई और दूसरा तुम्हें एक लड़का रख गए हो जो पूरे दिन बेड गीला करता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंसारी और हाथीराम दूसरे दिन सुबह रोज के घर जाते हैं। तो रोज के घर पर उसकी माँ और उसका फादर मिलता है और हाथीराम के साथ में वहाँ का एक लोकल पुलिस ऑफिसर भी होता है। वो बताता है जब से यहाँ के लोगों को पता चला है कि रोज ने थॉम का मर्डर किया था, तब से यहाँ के लोग कई बार इस घर में आकर तोड़फोड़ कर चुके हैं। हमने यहाँ 2 पुलिस वालों को भी रखा था, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन
कोई नहीं करना चाहता। अब अंसारी रोज की माँ से मिलता है तो उसकी माँ बोलती है तुम भी यही पूछोगे ना, रोज कहाँ है और तुम आखिरी बार रोज से कब मिली थी, क्योंकि यही सवाल कुछ दिनों से हर रोज मुझसे पूछे जाते हैं। वो बताती है कि 8 साल का समय हो गया, मैं रोज से कभी नहीं मिली। तो अंसारी पूछता है कभी फोन कॉल तो आया होगा। तो रोज की माँ बोलती है रोज हमारे लिए 8 साल पहले ही मर गई थी। तो हाथीराम पूछता है कि आखिर रोज ने जोनाथन थॉम को क्यों मारा होगा, आपको कुछ इसका आइडिया है। तो रोज की माँ बोलती है थॉम तो एक राक्षस था। और हम देखते हैं रोज की माँ की आंखों में थॉम के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत थी। वहीं उन्हें रोज के घर में एक पुराना एल्बम मिलता है जिसमें रोज के पुराने फोटो होते हैं। तो हाथीराम उनमें से एक फोटो देखता है जिसमें रोज एक होटल में काम करती हुई दिख रही थी। जब हाथीराम रोज की माँ से पूछता है ये होटल किसका है, तो बताती है रेड्डी का। अब उन्हें रेड्डी के होटल जाना था, लेकिन उनके साथ लगातार लोकल पुलिस रहती है, इस वजह से वो जा नहीं सकते थे। अब पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए वो पहले अपने होटल जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब आज के दिन वो कहीं नहीं जाने वाले, अब वो आराम करेंगे, इसलिए आप लोग अब जा सकते हैं। अब हम देखते हैं हाथीराम और अंसारी दोबारा होटल से बाहर आते हैं और एक टैक्सी लेते हैं। रास्ते में दोनों आपस में बातें करते हैं कि रोज की माँ थॉम को गालियां दे रही थी और वहीं रोज का फादर थॉम के फ्यूनरल में जाकर वहाँ रो रहा था। तो अंसारी बताता है कि रोज का फादर थॉम के लिए कई सालों तक काम किया और शायद यही वजह थी कि वो थॉम के फ्यूनरल पे जाकर रो रहा था। अब रास्ते में हाथीराम उतर जाता है और वो रघु पासवान के बारे में पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि रघु अक्सर ट्रेन से यहाँ आया जाया करता था। और वही अंसारी रेड्डी की वाइफ से मिलने रेड्डी के होटल जाता है। हाथीराम रेलवे स्टेशन पहुँच के एक कुली को रघु का फोटो दिखाता है। तो कुली बताता है कि सर यहाँ ज्यादातर लेबर क्लास के लोग आगे के शेड एरिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ का वेटिंग रूम अक्सर फुल रहता है। तो हाथीराम पूछता है इस शेड एरिया कहाँ पर है। तो कुली बताता है कि सर 3 नंबर की पटरी पकड़ के जाओ, आगे सब वही मिलेंगे। जब हाथीराम वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ ट्रेन के पुराने डब्बे होते हैं और कुछ लेबर क्लास के लोग उसमें रहते हैं। और वही दूसरी तरफ अंसारी रेड्डी के होटल पहुँचता है और उसकी वाइफ से मिलता है। जब अंसारी रेड्डी की वाइफ को रोज का फोटो दिखाता है तो बोलती है हाँ इसका फोटो मैंने टीवी पर देखा था और ये थॉम के मर्डर केस में मेन सस्पेक्ट है। तो अंसारी पूछता है क्या आप इसके बारे में बस इतना ही जानती हैं? तो रेड्डी की वाइफ बोलती है आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? तो अंसारी बोलता है क्योंकि आपके होटल में 2 साल एज ए एम्प्लॉय काम कर चुकी है और बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रेड्डी की वाइफ उससे बोलती है मेरे यहाँ 7 होटल चलते हैं और उनमें करीब 400 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो हर एक को जानना मेरे बस की बात नहीं है। वो अपने मैनेजर से चेक करती है तो अंसारी को बताती है हाँ ये लड़की 2 साल तक मेरे वहाँ काम की, लेकिन बाद में इसे जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट थी और अक्सर नशे में रहा करती थी। अब अंसारी उसके होटल से बाहर आता है और हाथीराम को कॉल करता है। उसको बोलता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है कि जहाँ थॉम मारा गया वहाँ भी रेड्डी था और रेड्डी के होटल में काम करने वाली एक लड़की हमारी मेन सस्पेक्ट है। ऐसे कैसे? रेड्डी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी हाथीराम बात कर ही रहा था तभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। हाथीराम को सामने एक लड़का दिखता है, उसे लगता है कि शायद वो रघु है। वो उसको आवाज लगाता है, लड़का भागने लगता है और तभी वहाँ पुलिस रेड मार देती है। एक पुलिस वाला हाथीराम को मारता है। हाथीराम बोलता है मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। तभी पीछे से एक कांस्टेबल आता है और हाथीराम के सर पे जोर से डंडा मारता है और हाथीराम वहीं बेहोश हो जाता है। और जब हाथीराम को होश आता है तो देखता है वो उन मजदूरों के साथ एक गाड़ी में बंद होता है। तभी वहाँ वो टैक्सी ड्राइवर रहमान आता है जो उस दिन हाथीराम को एयरपोर्ट के बाहर मिला था। तो हाथीराम उसे कुछ पैसे देता है और पुलिस वालों से बात करके हाथीराम को इस झंझट से बाहर निकालता है। तो रहमान हाथीराम को लेकर एक बार में जाता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। तो हाथीराम उससे पूछता है तुझे मेरा नाम कैसे पता? तो रहमान बोलता है उस दिन मैंने देखा था कि एसपी मैम आपको एयरपोर्ट पिक करने आई थी, इसका मतलब आप कोई खास बंदे हो। अब हाथीराम रहमान को कुछ पैसे देता है और उससे पूछता है कि यहाँ एक ड्रग डीलर है जिसका नाम मैक्स रिजू है, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो रहमान बोलता है यहाँ जितने भी ड्रग डीलर हैं सब के सब थॉम के लिए काम करते थे। नागालैंड में जितना भी ड्रग आता है और जाता है उन सब का कंट्रोल थॉम के पास ही था। और इतने देर में हाथीराम का मोबाइल भी चार्ज हो जाता है और अब उसे अंसारी का कॉल आता है। तो हाथीराम अंसारी से मिलता है और उसे बताता है कि मैक्स थॉम के लिए काम करता था और पूरे नागालैंड में जितने भी ड्रग की डीलिंग होती है उन सब का लीडर थॉम ही था। और कुछ दिन पहले की बात है, करीब 70-80 करोड़ का ड्रग थॉम का मॉल यहाँ पकड़ा गया था। लेकिन एक खबर पुलिस को किसने दी अभी तक
किसी को पता नहीं। अब हाथीराम अंसारी और एसपी मेघना एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं, क्योंकि उस रात रेलवे प्लेटफॉर्म से रोज ने उस डॉक्टर को कॉल किया था। वो डॉक्टर बताती है रोज मेरी पेशेंट है और उस रात उसने मुझे कॉल किया था। उस टाइम वो बहुत ही पैनिक थी। तो हाथीराम पूछता है तो आपकी क्या बात हुई? तो डॉक्टर बताती है रोज को कोई जगह चाहिए थी छिपने के लिए। वो बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। तो हाथीराम पूछता है क्या कभी उसने जोनाथन थॉम का नाम लिया था? तो डॉक्टर बोलती है हाँ, वो जोनाथन थॉम की पत्नी थी। ये बात सुनकर सबके सब शौक रह जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन हाथीराम और अंसारी उन कैदियों से मिलने जाते हैं जो कुछ रोज पहले उस ड्रग की रेड में पकड़े गए थे। तो हाथीराम रघु का फोटो दिखाता है और उनसे पूछता है क्या तुमने इसे कभी देखा है? तो उनमें से एक आदमी रघु को पहचान लेता है। वो बताता है ये रघु है और ये भी अक्सर नागालैंड आया करता था। और वो आदमी ये भी बताता है कि रघु का यह एक रिश्तेदार है जिसका नाम मनोज है। मैं उससे कभी मिला तो नहीं, लेकिन वही सब्जी मंडी में कहीं काम करता है। अब अंसारी और हाथीराम वहाँ से निकलते हैं। तभी अंसारी को मैसेज आता है। तो अंसारी हाथीराम से बोलता है कि उस दिन आखिरी कॉल थॉम को मैक्स रिजू का आया था। तभी हाथीराम नोटिस करता है कि एक कार लगातार उनका पीछा कर रही होती है। हाथीराम आगे जाकर गाड़ी रोकता है और उन दोनों को कार से बाहर निकालता है। तो दोनों बताते हैं वो लोकल पुलिस है। और तभी अंसारी को मेघना का कॉल आता है और वो बताती है हमें मैक्स रिजू की डेड बॉडी मिली है। जब हाथीराम और अंसारी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं मैक्स की डेड बॉडी छत से लटक रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रूबन को देखते हैं। वो अपनी माँ को कॉल करके बताता है कि पुलिस वाले रोज के घर गए थे, लेकिन वहाँ कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला रेड्डी के होटल गया था। तो रूबन की माँ बोलती है तुरंत ही रेड्डी को कॉल करो और उसे इन्फॉर्म करो। और वही दूसरी तरफ हम थॉम के सिक्योरिटी गार्ड डेनियल को देखते हैं। एक घर में जाता है जहाँ 2 लड़के थे और एक लड़की थी। डेनियल उन तीनों को शूट कर देता है और इसी के साथ एपिसोड 3 यही समाप्त हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम रोज को देखते हैं जो वही नागालैंड की गलियों में घूम रही होती है, लेकिन वो अपने चेहरे को मास्क से कवर करके रखती है। तो एक लड़के से मिलती है और उससे ड्रग्स खरीदती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस क्राइम सीन को देखते हैं जहाँ कल डेनियल ने 3 लोगों को शूट किया था। अभी वहाँ मेघना, हाथीराम और अंसारी की टीम होती है। तो वहाँ लोकल का पुलिस ऑफिसर बताता है ये 3 वही लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो रिलीज किया था। और वही अंसारी उनके हाथों पर एक टैटू देखता है। जब वो चेक करता है तो सेम टैटू तीनों लोगों के हाथों पर बना होता है। और वही मेघना बाहर मीडिया वालों से बात कर रही होती है। उनको बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अंसारी को देखते हैं जो इंटरनेट पर 15 दिसंबर 1997 की डेट डालकर सर्च करता है। तो उसे नागालैंड में हुई एक घटना के बारे में पता चलता है जो कि एक अनाथालय से जुड़ी हुई थी। और वही दूसरी तरफ हम हाथीराम को देखते हैं जो रघु के रिश्तेदार मनोज से मिलने सब्जी मंडी जाता है। कुछ लोगों से पूछने के बाद उसे मनोज की दुकान मिल जाती है। जब हाथीराम मनोज से पूछताछ करता है तो मनोज इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब हाथीराम उसे जो थप्पड़ लगाता है उसके बाद मनोज बताना शुरू करता है। वो बताता है कि रघु उससे मिलने आता था और कभी कभार एक लड़की के बारे में भी बात करता था। तो हाथीराम पूछता है लास्ट टाइम रघु यहाँ कब आया था? तो मनोज बताता है यही करीब 15 दिन पहले की बात है और उसने मुझसे बोला कि 2 लोगों को बॉर्डर पार कराना है और इस काम के लिए उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे। और वो बताता है कि रघु किसी होटल में भी जाया करता था। अब हाथीराम पूछता है कि यहाँ पर रघु किस होटल में जाता था? तो बोलता है होटल का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो होटल नई बाजार वाले एरिया में है। और इधर हम अंसारी को देखते हैं जो उस अनाथालय में जाता है। तो उसे पता चलता है कि वो तीनों इसी अनाथालय में पले बड़े थे, लेकिन जब वो अनाथालय से निकले उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये गलत है तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। अनाथालय का मैनेजर अंसारी को वो फोटो भी दिखाता है जिसमें उन लोगों की सरेंडर करते हुई तस्वीर खींची गई थी। अब अंसारी हाथीराम को कॉल करता है और उसको बताता है कि इन तीनों ने काफी पहले
पहले ही सरेंडर कर दिया था। तो हाथीराम पूछता है जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था तो थाम को मारने दिल्ली क्यों पहुंच गए? और अंसारी बोलता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है उन लोगों ने कपिल रेड्डी के सामने सरेंडर किया था। और तब तक हाथीराम नई बाजार पहुंच जाता है तो देखता है नई बाजार में जो होटल होता है वो भी कपिल रेड्डी का होता है। इस केस की कई सारी कड़ियां जाकर कपिल रेड्डी पर ही खत्म हो रही थी। अब हाथीराम कपिल रेड्डी की वाइफ ग्रेसी से मिलने जाता है, लेकिन रिसेप्शन पे उसे बताया जाता है कि आज वो पूरे दिन मीटिंग में बिजी हैं। तो हाथीराम डायरेक्ट उसकी मीटिंग में पहुंच जाता है। ये बात ग्रेसी को अच्छी नहीं लगती तो ग्रेसी बोलती है ऑफिसर आपको पता है मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। तो हाथीराम बोलता है इस आदमी का नाम रघु पासवान है और ये थॉम मर्डर केस में सस्पेक्ट है और जहाँ तक मुझे पता चला है कि ये हर महीने आपके होटल में आता था। तो ग्रेसी अपने एम्प्लॉय को बोलती है कि इनको सीसीटीवी का एक्सेस दे दिया जाए और ये फोटो तुम पूरे होटल में सारे एम्प्लॉय को दिखाओ, देखो कोई इसे पहचानता है क्या। जब हाथीराम वहाँ से जाने लगता है तो ग्रेसी बोलती है ऑफिसर नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ आना तो अपॉइंटमेंट लेकर ही आना। और वहीं हाथीराम नोटिस करता है कि रेड्डी का अकाउंटेंट जैसे ही रघु का फोटो देखता है चौंक जाता है। तो हाथीराम होटल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी हाथीराम की वाइफ का कॉल आ जाता है। तो हाथीराम अपनी वाइफ से बातें करने लगता है। उसकी वाइफ पूछती है कि क्या तुम सिद्धार्थ के बर्थडे पर आ रहे हो, क्योंकि ये उसका 18वां जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि उसका 18वां जन्मदिन हम अच्छे से मनाएं, हम सब उससे मिलने हॉस्टल जाएंगे। तो हाथीराम बोलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। उसकी वाइफ नाराज होकर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। और इधर हम देखते हैं अब रेड्डी का अकाउंटेंट बाहर आता है और जैसे ही अपनी कार में बैठता है तो हाथीराम उसे पकड़ लेता है और उसे पुलिसिया अंदाज में धमकाता है। तो बताता है मैं रघु को जानता हूँ, वो हर महीने इस होटल में आता था और मैं उसे 1 लाख रुपए देता था। रेड्डी साहब का ऑर्डर था कि बिना सवाल जवाब किए उसे हर महीने 1 लाख रुपए देने हैं और सर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। पैसे की बात सुनकर हाथीराम को झटका लगता है। अब हाथीराम अंसारी से मिलता है और वो दोनों एक बार में जाते हैं और ड्रिंक करते हैं। तो अंसारी हाथीराम से पूछता है कि सर आखिर रेड्डी के होटल में आज हुआ क्या था? डीसीपी सर काफी भड़के हुए थे। तो हाथीराम बोलता है कि अगली बार जब डीसीपी साहब का कॉल आए तो उन्हें बताना कि रघु हर महीने रेड्डी के होटल में जाता था और वहाँ से 1 लाख रुपए उठाता था। तो अंसारी बोलता है लेकिन हमें बताया गया था रघु हर महीने रोज को 50,000 रुपए देता था, तो बाकी के 50,000 कहाँ गए? वही अंसारी बोलता है कि मुझे रघु और रोज का एक गेम नहीं समझ में आ रहा है। अगर उन्हें मर्डर करके बॉर्डर क्रॉस करना था तो रघु अपने रिश्तेदार मनोज से मिलने दोबारा क्यों नहीं आया? अब अंसारी वॉशरूम चला जाता है और तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। तो हाथीराम देखता है एक कॉल अंसारी के गर्लफ्रेंड का था। उसने अपने गर्लफ्रेंड का नाम यू के नाम से सेव कर रखा है। पहले तो हाथीराम फोन नहीं पिक करता, लेकिन जब वो देखता है कि कॉल लगातार आ रही थी तो पिक कर लेता है और बोलता है मैम, लेकिन दूसरी तरफ से एक लड़का बोल रहा था। अब हाथीराम कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वो सोचने लगता है कि अंसारी ने उससे झूठ क्यों बोला। थोड़ी देर बाद जब अंसारी आता है तो हाथीराम बताता है कि लगातार कॉल आ रही थी इसलिए मैंने फोन पिक कर लिया। अब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं तो हम देखते हैं दोनों चुप थे। तो अंसारी बोलता है सर मैं आपको ये बताना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं ऐसे रिश्तों को लोग समझ नहीं पाते और इसी डर से मैंने आपको बताया नहीं। अब हाथीराम गाड़ी रोक देता है और अंसारी को बोलता है कि सर क्या मैं आपको 2 मिनट के लिए अंसारी बुला सकता हूँ? अंसारी इशारा करता है तो हाथीराम बोलता है देख अंसारी, मैं तो एक जाट आदमी हूँ और मैं एक ही बात जानता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। दुनिया को क्या लगता है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और तुझे जो सही लगता है वही कर। तो अंसारी बोलता है कि सर जब आप अकेले में रहो तो मुझे अंसारी ही बुलाया करो, आपके मुँह से ये अच्छा लगता है। तो अंसारी पूछता है कि आज आप भी थोड़ा अपसेट लग रहे थे। तो हाथीराम बोलता है हाँ यार, वाइफ का कॉल आया था और वो मुझे घर बुला रही है सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए, लेकिन तुम जानते हो यहाँ फ्लाइट का किराया कितना महंगा है। और ये बातें वो समझ नहीं पाई और नाराज हो गई। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगली सुबह रहमान हाथीराम से मिलने आता है और वो बोलता है कि सर जल्दी तैयार हो जाओ, आपके फ्लाइट का टिकट अंसारी सर ने कल ही बुक करा दिया था। अब हाथीराम रेडी हो जाता है लेकिन काफी इमोशनल भी हो जाता है ये सोचकर कि अंसारी उसका कितना ख्याल रखता है। अब एयरपोर्ट पहुंचकर हाथीराम अंसारी को कॉल करके थैंक यू बोलता है। तो अंसारी बोलता है सिद्धार्थ को मेरी तरफ से बर्थडे विश करना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कपिल रेड्डी को देखते हैं जो कि उस नागालैंड बिजनेस समिट के मीटिंग में होता है और वहीं उसे बार बार रूबेन का कॉल आ रहा था।
जब कपिल रेड्डी रुबेल का फोन पिक करता है तो रुबेल बोलता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो कपिल बोलता है मुझे थोड़ा समय चाहिए पैसों को अरेंज करने के लिए। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि जोनाथन ने अपने बहुत सारे पैसे रेड्डी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन रेड्डी जोनाथन के मरने के बाद उसके पैसे वापस नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि अपने सारे होटल बेचकर यहाँ से किसी यूरोपियन कंट्री में सेटल होना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रुबन के गुंडे उस आदमी के घर पहुँचते हैं जो रेड्डी का होटल खरीदने वाला था। उसकी पिटाई करते हैं और उसको वार्निंग देते हैं अगर उसने रेड्डी का होटल खरीदा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और वही एक लड़का रुबन के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे पता है कि रोज कहाँ छिपी हुई है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हाथीराम को देखते हैं जो अब अपने घर पहुँच चुका था। फिर अपनी वाइफ और अपने साले के साथ अपने बेटे से मिलने उसके स्कूल जाता है। अब हाथीराम की वाइफ रेनू सबसे पहले सिद्धार्थ के हॉस्टल में जाती है और जब वो सिद्धार्थ से मिलती है तो देखती है उसके कमरे में एक और लड़की बैठी होती है। तो सिद्धार्थ अपनी माँ से बोलता है कि मेरी क्लासमेट है और आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर मूवी देखने जा रहा हूँ और उसके बाद डिनर का प्लान है। आप लोगों ने बताया ही नहीं कि आप लोग आ रहे हो, नहीं तो मैं ऐसा प्लान ही नहीं करता। और तब तक हाथीराम और उसका साला भी वहाँ आ जाते हैं। तो रेनू बोलती है कि बेटा तेरे लिए तेरे पापा नागालैंड से आए हैं सिर्फ तेरा बर्थडे मनाने और तू ऐसा बोल रहा है। तो हाथीराम अपनी वाइफ को समझाता है कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ऐसा करो जितना टाइम है उतने टाइम में ही हम लोग केक काट लेते हैं और सेलिब्रेट कर लेते हैं। और वही दूसरी तरफ हम अंसारी को देखते हैं, वो अपने होटल के कमरे में होता है। तभी रहमान वहाँ आता है अंसारी की गाड़ी का चाबी वापस करने। और उसी समय अंसारी को एक कॉल आता है जिसमें एक औरत बोलती है कि मुझे पता है कि रोज कहाँ छिपी हुई है। वो अंसारी को अपना नाम तो नहीं बताती लेकिन रोज कहाँ छिपी है उसका एड्रेस बताती है। अब अंसारी हाथीराम को कॉल करता है लेकिन हाथीराम का बेटा अभी केक काट रहा होता है तो सोचता है बाद में बात करूंगा। वो अंसारी के कॉल को पिक नहीं करता। तो अंसारी एसपी मेघला को कॉल करता है लेकिन वो भी अंसारी का फोन जानबूझकर पिक नहीं करती। अब हमें रोज को दिखाया जाता है वो अपने घर पर अकेली होती है। तभी उसके पास रूबेन आ जाता है। रूबेन के लोग अब रोज को मारने ही वाले थे, तब तक वहाँ अंसारी आ जाता है और रोज को बचाकर वहाँ से निकालता है। और इस दौरान उसकी फाइट रूबेन के गुंडों से होती है लेकिन अंसारी रोज को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेकर भागता है। अब रास्ते में अंसारी बोलता है मैं तुम्हें जोनाथन के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करता हूँ। तभी एक गोली चलती है और हम देखते हैं अंसारी की गाड़ी पलट जाती है और हमें दिखाया जाता है कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं डेनियल होता है। अब रोज गाड़ी से बाहर आती है तो डेनियल एक स्नाइपर गन से उसे भी शूट कर देता है और रोज आगे की खाई की तरफ गिरती है। अब हम देखते हैं हाथीराम अंसारी को कॉल करता है। अब कैमरे का एंगल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि गोली अंसारी के सिर में लगी थी और अंसारी मारा जा चुका था। और इसी सैड मोमेंट के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत पास्ट से होती है। हम देखते हैं आज अंसारी का पहला दिन होता है और वो हाथीराम से मिलता है और वही एसएचओ विरक भी आता है। वो हाथीराम को बोलता है कि अंसारी तुम्हारे अंडर ही ट्रेनिंग लेगा। तो हाथीराम बोलता है ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि कभी भी मेरे जैसा ना बने। अब सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं एसपी मेघना अपने टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच चुकी होती है और अपने सीनियर को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि हमें अंसारी की डेड बॉडी मिली है लेकिन हमें रोज नहीं मिली। तो उसका सीनियर बोलता है आजकल के लड़कों को हीरो बनने का शौक है, अकेले ही निकल जाते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो मेघना बोलती है नहीं सर, उसने मुझे 2 बार कॉल किया था लेकिन मैंने फोन ही नहीं पिक किया। तो मेघना का सीनियर बोलता है ये बातें किसी से मत बोलना और ऐसा समझो कि अंसारी ने तुम्हें कॉल ही नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ हम डेनियल को देखते हैं जो जंगल में रोज की डेड बॉडी को ढूंढता है लेकिन वहाँ रोज की डेड बॉडी नहीं मिलती। और वहीं अब अंसारी की डेड बॉडी नागालैंड से दिल्ली भेज दी जाती है और उसे रिसीव करने के लिए हाथीराम अपनी टीम के साथ जाता है। अब हाथीराम अंसारी की डेड बॉडी देखकर इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि अभी कुछ दिनों की बात है वो और अंसारी बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में काम भी कर रहे थे और अब आज अंसारी इस दुनिया में नहीं है। वहीं उन्हें बताया जाता है कि बॉडी अब डिकम्पोज होने लगी है और जल्द ही इसका अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन यहाँ अंसारी की फैमिली का कोई नहीं होता तो डिपार्टमेंट के लोग डिसाइड करते हैं वही उसके फैमिली है और वही उसका अब अंतिम संस्कार करेंगे। अब जब वो लोग अंसारी की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखते हैं तभी वहाँ अंसारी का फ्रेंड उजैर भी आ जाता है, वो भी उन लोगों के साथ एम्बुलेंस में बैठता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन
दिन हाथीराम को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। तो इंक्वायरी करने वाले लोग हाथीराम को बताते हैं कि देखो, आप और अंसारी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। अंसारी को जब एक ट्रिप मिली और अंसारी को एक कॉल आया और कॉल में किसी ने उसे बताया कि रोज यहाँ छिपी हुई है और अंसारी डिपार्टमेंट में किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही वहाँ पहुँच गए। गोलीबारी हुई और रूबेन थॉम ने अंसारी को मार दिया। तो हाथीराम बोलता है, सर कुछ गलतफहमी है, अंसारी सर तो नियमों के काफी पक्के थे। अब वो ऑफिसर हाथीराम से उल्टे सवाल करने लगते हैं। वो पूछते हैं कि तुम बिना डीएसपी सर को इन्फॉर्म किए दिल्ली कैसे आ गए? तो हाथीराम बोलता है, मुझे अंसारी सर ने परमिशन दिया था। तो ऑफिसर बोलता है, अंसारी सर तो अब इस दुनिया में है नहीं कि वो बता सके उन्होंने तुम्हें परमिट किया था या नहीं किया था। और दूसरी बात बताओ, तुम्हें रेड्डी के होटल में जाकर हंगामा करने की परमिशन किसने दी? वो भी अंसारी ने। तो उनमें से एक बोलता है, देखो नागालैंड काफी सेंसिटिव स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है वहाँ इन्वेस्टमेंट करे ताकि वहाँ के लोगों का विश्वास जीत सके, और तुम और अंसारी जो रायता फैला कर आए हो इसे कौन समेटेगा? अब वो लोग हाथीराम को फोर्स करते हैं कि सारा इल्जाम अंसारी पर डाल दे, और होता भी यही है। और हाथीराम मजबूरीवश सारे इल्जाम अंसारी पर डालकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं न्यूज पर दिखाया जाता है कि रूबेन के नाम से वारंट इशू हो गया है। रूबेन अपनी माँ को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने उस ऑफिसर को नहीं मारा है। अब पूरे नागालैंड की पुलिस रूबेन को ढूंढ रही थी और रूबेन को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया था। तो रूबेन डिसाइड करता है कि वो अब अंडरग्राउंड हो जाएगा। तभी उसके पास रेड्डी का कॉल आता है। रेड्डी उसको बोलता है कि तुम सरेंडर कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो रूबेन बोलता है, क्या तुम मुझे इडियट समझते हो? मेरे सरेंडर करने के बाद तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लोगे। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम हाथीराम चौधरी को देखते हैं जो अपने थाने पहुंचता है। तो उसका एसएचओ बोलता है कि मेरे पास डीएसपी सर का कॉल आया था, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। एसएचओ हाथीराम से बोलता है कि हाथीराम, हम सब डिपार्टमेंट के कुत्ते हैं, हमारी वफादारी डिपार्टमेंट के प्रति हो सकती है लेकिन एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के प्रति वफादार कभी नहीं हो सकता। अब हाथीराम को अंसारी के फ्रेंड उजैर का कॉल आता है। वो उससे मिलने जाता है। तो उजैर हाथीराम को एक बिस्की की बोतल देता है और बताता है कि अंसारी ने बोला था इसे नागालैंड भेजने को, उसने ये बिस्की आपके लिए ऑर्डर किया था। तो हाथीराम वो बिस्की लेने से मना कर देता है। वो बोलता है इतनी महंगी बिस्की मुझे डाइजेस्ट नहीं होगी। फिर उजैर हाथीराम से पूछता है कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। तो हाथीराम बोलता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि मैंने उस पेपर पे साइन कर दिया जिस पे लिखा था कि सारी गलती अंसारी की थी। लेकिन उजैर फिर भी उसे बोलता है ये बोतल आप रख लो। तो अंसारी वो बिस्की की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब हाथीराम अपने घर पहुँचता है तो उसका साला उसको बोलता है कि जीजा आप नौकरी छोड़ दो, मैं दोबारा उस सेठ से बात कर लूंगा जो आपको 1.5 लाख रुपए सैलरी देने को तैयार है। तो हाथीराम अपने साले को घर से बाहर निकाल देता है और फिर हाथीराम अपनी वाइफ पर चिल्लाता है। वो बोलता है अगर तू सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो आज अंसारी जिंदा होता। अब हाथीराम और उसकी वाइफ के बीच में कहासुनी हो जाती है और उसकी वाइफ भी चिल्लाती है कि मेरा एक ही बेटा है और उसका 18वां जन्मदिन था। लेकिन हाथीराम अपने को ही दोषी मान रहा था। अब अगली सुबह हम देखते हैं हाथीराम यमुना के घाट पर बैठा होता है। तभी उससे मिलने इंस्पेक्टर सतबीर आता है और उसके हाथ में ध्रुव मलिक के मोबाइल फोन के कॉल लोकेशन की डिटेल होती है। लेकिन जब सतबीर वो पेपर हाथीराम को देता है तो हाथीराम बोलता है अब इसकी क्या जरूरत है, केस तो बंद हो चुका है। तो सतबीर बोलता है मुझे ऐसा लगता था कम से कम तुम्हें तो इस बात की फिक्र होगी कि इंसाफ नहीं मिला। अब सतबीर वहाँ से चला जाता है तो हाथीराम उस पेपर को खोलकर उस पर नजर डालता है तो देखता है कि ध्रुव का फोन उस रात जब थॉम का मर्डर हुआ था तो उसी एरिया में एक्टिव था। अब हाथीराम उस एरिया में जाकर चेक करता है तो जहाँ वो लोकेशन था वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो हाथीराम उस सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलता है और उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो देखता है कि ध्रुव मलिक अपने कार से आता है और उसके साथ रोज भी होती है और ध्रुव मलिक काफी देर तक वहीं अपने कार में रोज का इंतजार करता है और फिर चला जाता है। अब हाथीराम विरक को कॉल करता है। अब विरक और हाथीराम दोनों अब ध्रुव मलिक के घर जाते हैं। आज ध्रुव मलिक के घर पर उसका प्री वेडिंग फंक्शन चल रहा था तो उसके सिक्योरिटी गार्ड हाथीराम को अंदर नहीं जाने देते। तो हाथीराम एक सिक्योरिटी गार्ड की बुरी तरह पिटाई करता है। उसको देखकर बाकी सब हट जाते हैं। ध्रुव हाथीराम को देखकर भागने लगता है। हाथीराम दौड़ाकर उसे पकड़ लेता है तो ध्रुव बोलता है मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। तो हाथीराम अपना पुराना डायलॉग बोलता है कि तेरा फूफा तो पहले से ही सस्पेंड
है। अब हाथीराम ध्रुव को पकड़कर पहले तो 2-3 थप्पड़ मारता है और फिर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और पूछता है कि उस दिन तू बोल रहा था कि जिस दिन थॉम का मर्डर हुआ उस समय तू नोएडा में था अपने घर पर और सत्यनारायण की पूजा कर रहा था, ये है तेरी पूजा। अब हाथीराम और ध्रुव एक कमरे में जाते हैं तो ध्रुव बताता है कि रघु पासवान को हमारे वहाँ नौकरी पर रोज ने ही लगाया था। बाद में मुझे पता चला कि रघु हर महीने 50,000 रुपए दीमापुर से रोज के लिए लाता है और जब मैंने रोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि नागालैंड में उसका और थॉम का चक्कर था और इसीलिए थॉम उसे हर महीने 50,000 रुपए देता है। और फिर उसने बताया कि उसका और थॉम का एक बच्चा भी है, लेकिन इसके बारे में थॉम को कुछ नहीं पता। लेकिन कभी मैं थॉम से मिला नहीं, बस मैं उसका नाम जानता था क्योंकि मेरा सप्लायर मैक्स रिजू भी उसी के लिए काम करता था। ध्रुव बोलता है कि सर मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा था और मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने रोज से बोला कि तुम थॉम को ब्लैकमेल करो और उससे 2 करोड़ रुपए मांगो और थॉम वो पैसे देने के लिए राजी भी हो गया। उस रात मैं रोज को लेकर नागालैंड सदन के बाहर गया। रोज को अंदर जाना था और पैसे लेके बाहर आना था, लेकिन मैं बहुत देर तक वहाँ बैठकर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो आई नहीं। मैंने उसे कई बार कॉल भी किया लेकिन उसने मेरा फोन नहीं पिक किया। ध्रुव हाथीराम के सामने गिड़गिड़ाता है कि उसकी शादी ना टूटे, इसलिए बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हाथीराम और विरक वहाँ से चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वालों को रोज मिल जाती है। अभी वो जिंदा थी लेकिन उसकी हालत बहुत ही सीरियस थी। अब मेघना हाथीराम को कॉल करके बताती है कि रोज हमें मिल गई है लेकिन उसकी हालत काफी सीरियस है और मेघना हाथीराम को ये भी बताती है कि उस दिन अंसारी ने उसको 2 बार कॉल किया था लेकिन उसने उसका कॉल पिक नहीं किया। तो हाथीराम बोलता है मैंने भी नहीं पिक किया। अब हाथीराम अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि देख तू जानती है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अंसारी के लिए उन सब लोगों ने मिलकर मुझसे लिखवा लिया कि सारी गलती अंसारी की है और ये झूठ का बोझ मेरे दिल पर बहुत भारी है और जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। अब हाथीराम अपना बैग पैक करता है और दोबारा वो नागालैंड के लिए निकलता है और जब वो रास्ते में टैक्सी में बैठा होता है अंसारी का मंगाया हुआ वो बिस्की खोलता है और उसे पीने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रूबेन को देखते हैं जो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, लेकिन समय होता है 10 साल पहले का। वो दोनों किसी घटना को लेकर आपस में बात कर रहे थे जिसमें रूबेन काफी नाराज होता है और फिर हमें रूबेन की सिस्टर को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठी होती है और काफी उदास होती है और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ का नस काट लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम मेघना को देखते हैं जो अपने सीनियर को इस केस का अपडेट दे रही होती है। वो बताती है कि रोज के आसपास में मैंने फॉर्मल ड्रेस में कई सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। वहीं हम देखते हैं अब हाथीराम भी नागालैंड पहुंच चुका था और वो रहमान से मिलता है। तो रहमान हाथीराम को बताता है कि सर मैंने अंसारी सर को मना किया था कि वो जगह खतरनाक है और उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी गन उठाई और अकेले ही वहाँ चले गए। अब हाथीराम मेघना से मिलता है। हालांकि हाथीराम अनऑफिशियल विजिट पर था लेकिन मेघना फिर भी उसकी हेल्प करती है क्योंकि उसे पता था कहीं न कहीं उसकी गलती की वजह से आज अंसारी इस दुनिया में नहीं है और इस बात का गिल्ट मेघना को हमेशा रहता है। तो मेघना हाथीराम को लेकर उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ रोज एडमिट थी और हाथीराम को बताती है कि ऐसे तो डॉक्टर ने सर्जरी कर दिया है लेकिन अभी भी एक खतरे से बाहर नहीं है और डॉक्टर के हिसाब से 50% चांस ही है इसके बचने के। और हाथीराम मेघना से पूछता है क्या हमने उस कॉल को ट्रेस किया जिस नंबर से अंसारी को कॉल आया था। तो मेघना बताती है हाँ एक पीसीओ का नंबर है लेकिन उसके मालिक को कुछ भी नहीं याद है कि वहाँ से किसने कॉल किया था। और वही न्यूज में दिखाया जाता है कि एक बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई है। तो हाथीराम बोलता है मैंने इसे देखा था रेड्डी के होटल में, ये वही बिजनेसमैन है जो रेड्डी का होटल खरीदने वाला था, लेकिन रूबन के लोगों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये होटल खरीदा तो उसे जान से मार देंगे। अब हाथीराम वहाँ से बजौरिया के घर के लिए निकलता है जिस बिजनेसमैन की कल हत्या की गई थी और वही हम डेनियल को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर होता है। अब उसे भी पता चल चुका था कि रोज इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हाथीराम बिजौरिया के घर पहुँचता है तो देखता है उन 2 पुलिस वालों को। ऐसे तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे लेकिन काम रूबेन थॉम के लिए करते थे। अब हाथीराम उस घर के मालिक से मिलता है और उसको बताता है कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। तो हाथीराम पूछता है आखिर रूबेन के
लोगों ने आपके भाई को क्यों मारा? पहले तो कुछ भी बताने से इनकार करता है, फिर वो बताता है कि मैं रेड्डी के होटल खरीद रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले रूबेन के लोग मेरे घर पर आए थे और मारपीट की और बोला कि अगर मैंने रेड्डी का होटल खरीदा तो वो लोग मेरे भाई को जान से मार देंगे, और मैंने रेड्डी को इस डील के लिए मना भी कर दिया था, फिर भी उन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया। तो हाथीराम पूछता है तुम रेड्डी का कौन सा होटल खरीदने वाले थे? वो बताता है सारे होटल। रेड्डी अपने सारे होटल यहाँ से बेचकर किसी यूरोपियन कंट्री में सेटल होना चाहता है, इसलिए वो सारे होटल सस्ते दाम पे बेच रहा था। अब हाथीराम विरक को कॉल करता है और उसको बोलता है रेड्डी के बारे में पता करे, उसके खिलाफ कोई भी केस हो। तो विरक बोलता है अभी तू कहाँ है? तो हाथीराम बोलता है अभी मैं नागालैंड में हूँ। विरक बोलता है तू नहीं सुधरेगा चौधरी। तो हाथीराम बताता है कि कपिल रेड्डी अपने सारे होटल बेचकर इंडिया से बाहर जाना चाहता है, लेकिन क्यों, यही हमें पता करना है। अब हाथीराम जैसे ही बिजोरिया के घर से बाहर आता है तो देखता है वही दो पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं। तो हाथीराम उनसे बोलता है मैं जानता हूँ तुम लोग रूबेन के लिए काम करते हो, एक काम करो रूबेन को बोलो मुझसे आकर मिले, क्योंकि मुझे पता है उसने बिजोरिया सेठ को नहीं मारा है, और उसे ये भी बताना ये लोग जैसे ही उसे देखेंगे गोली मार देंगे और इसी के साथ एक केस भी बंद हो जाएगा। तभी उस पुलिस वाले को एक कॉल आती है। वो हाथीराम को बताता है कि देखो पूरे नागालैंड में सबको पता चल गया है कि रोज कहाँ छिपी है। एक्चुअली डेनियल ने उस हॉस्पिटल का एड्रेस वहाँ के सोशल साइट पर डाल दिया था। अब हाथीराम भी उस हॉस्पिटल के लिए निकलता है और देखता है रास्ते में जोनाथन के सपोर्टरों की भीड़ अब इकट्ठा हो रही थी। अब हॉस्पिटल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो लोग गेट तोड़कर अंदर जाना चाहते थे और इधर मेघना ने बैकअप टीम के लिए कॉल कर दिया था, लेकिन उनको आने में अभी टाइम लगता और बाहर खड़ा पुलिस वाला भीड़ को रोकना चाहता था और गोली चलाता है और एक आदमी वहीं मारा जाता है। अब भीड़ बेकाबू होकर मेन गेट तोड़कर अंदर जाने लगती है और इधर हम देखते हैं हाथीराम बाहर होता है तो उसे पता चलता है उस मेडिकल कॉलेज में पीछे एक और दरवाजा है। वो मेघना को बताता है कि तुम लोग पीछे के दरवाजे से आ जाओ। वो भी मेघना की मदद के लिए अंदर पहुंचता है, लेकिन जब वो लोग रोज को पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकालते हैं तो वहाँ भी कुछ लोग आ जाते हैं। हाथीराम उनको रोकता है, उनसे लड़ता है। अब वो लोग रोज को हॉस्पिटल से बाहर निकालने में सफल होते हैं, लेकिन इन सब में हाथीराम बहुत ही घायल हो जाता है। हाथीराम को कई जगहों पर चोट लग जाती है, लेकिन वो लोग रोज को एक एम्बुलेंस में डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो लोग रोज को लेकर एक दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और हम देखते हैं रोज अब सेफ थी और उसकी माँ भी अब उसके साथ थी। वहीं दूसरी तरफ हाथीराम का भी एक्सरे किया जाता है क्योंकि उसके हाथ पैर में काफी चोटें लगी थी। तो डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद बोलती है ऐसे तो सब कुछ ठीक है, जरा चल के दिखाओ। जब हाथीराम चलता है तो लंगड़ाता है, वो सही से नहीं चल पाता। तो डॉक्टर पूछती है क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? तो बोलता है नहीं, ये पैर तो अपनी मर्जी का मालिक है, कभी भी सूज जाता है और कभी भी दर्द करने लगता है। तो डॉक्टर पूछती है कि आप शराब पीते हो? तो बोलता है हाँ। तो डॉक्टर नर्स से बोलती है इनका यूरिक एसिड चेक कराओ। तो हाथीराम पूछता है आखिर ये यूरिक एसिड क्या होता है? तो डॉक्टर बताती है कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कभी पैरों में सूजन हो जाती है या पैरों में चलने में दिक्कत होती है। अब हाथीराम को कुछ पिछली बातें याद आती हैं। वो डॉक्टर जो रोज का इलाज करती थी उसने भी बताया था कि उसे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, और वही दूसरा वो आदमी जो बता रहा था कि रघु से मिलने एक औरत आई थी जो लंगड़ा कर चल रही थी, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। और हाथीराम ये भी समझ जाता है कि रघु वो 50,000 रुपए उसी डॉक्टर को देता था। अब हाथीराम सीधा उस डॉक्टर के घर जाता है और उससे पूछता है कि तुम रोज को किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी जिसकी वजह से वो तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए भेजती थी? तो डॉक्टर बताती है रोज वो पैसे मेरे लिए नहीं अपने बेटी के लिए भेजती थी। और वो बताती है कि उस रिहैब सेंटर में जब रोज प्रेग्नेंट थी तो उसे डर लगा रहता था कि अगर ये बात जोनाथन को पता चल गई तो जोनाथन उन दोनों को मार देगा। हालांकि वो ड्रग्स पहले से लेती थी, लेकिन इस डर की वजह से उसने ड्रग्स को बढ़ा दिया। और वो डॉक्टर बताती है देखो ना सर, किस्मत की बात है वो बच्चा बच गया, लेकिन डिलीवरी के बाद भी हमेशा रोज डरी रहती थी, इसलिए वो अपने बच्चे को छोड़कर दिल्ली चली गई। और उसने मुझसे बोला कि कुछ दिन बाद आकर इसे ले जाएगी, लेकिन रोज अपने बच्चों को लेने के लिए कभी नहीं आई, सिर्फ हर महीने पैसे भेजती थी। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, उसने मुझसे बोला कि उसे ढेर सारे पैसे मिलने वाले हैं और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर बॉर्डर के पार चली जाएगी। तो हाथीराम पूछता है इसका मतलब रोज अपने बच्चे को लेकर बॉर्डर के उस पार जाने वाली थी, ना कि रघु के साथ? तो डॉक्टर बोलती है हाँ, वो अपने बच्चे को लेकर बॉर्डर के उस पार जाना चाहती थी। तो बताए हुए दिन और समय पर मैं उसके बच्चे को लेकर उसके पास पहुंची तो मैंने देखा रोज नशे में धुत थी और वहाँ आसपास ड्रग्स भी पड़ा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया ये बच्ची अब मेरी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है। तो हाथीराम पूछता है कि अगर थॉम को उसके बच्चे के बारे में नहीं पता था तो फिर थॉम हर महीने रोज को पैसे क्यों देता था। तो डॉक्टर बताती है वो पैसे थॉम नहीं देता था, उसकी वाइफ देती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रूबेन की माँ से रेड्डी की वाइफ मिलने आती है और उसको बोलती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें एक और इन्वेस्टर मिला है हमारे होटल खरीदने के लिए, लेकिन वो डर रहा है। एक बार आप उससे विश्वास दिला दें कि आप लोगों को इस होटल बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके जो भी पैसे हैं होटल बेचने के बाद हम आपको दे देंगे और हम लोग ये देश छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। और वही रेड्डी की वाइफ ये भी बोलती है, देखो आपके कहने पर पिछले 8 साल से मैं उस लड़की को यानी कि रोज को हर महीने 1 लाख रुपए देती हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक बार भी आपसे इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो रूबेन की माँ एग्री हो जाती है और वही हम देखते हैं जब रेड्डी की वाइफ रूबेन के घर से बाहर निकलती है तो रूबेन के लोग बाहर से ही नजर रखे थे और रूबेन को बताते हैं कि तुम्हारी माँ से आज रेड्डी की वाइफ मिलने आई थी। और इधर रेड्डी की वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि अभी रूबेन की माँ इस डील के लिए एग्री हो गई है, अब वो लोग आराम से इस होटल को बेचकर यहाँ से निकल सकते हैं। अब हाथीराम मेघना से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। तो मेघना बोलती है कि जोनाथन के अफेयर के किस्से तो ऐसे भी चलते रहते थे, तो फिर जोनाथन की वाइफ एक बच्ची के लिए इतने पैसे क्यों देगी। तो हाथीराम बोलता है अगर हमें रूबेन मिल जाता तो इस केस से रिलेटेड और भी बातें हमें पता चल पाती। वही हाथीराम की नजर मेघना के बच्चे की स्कूल वैन पर पड़ती है तो उसे याद आता है जोनाथन की बेटी रेचल की कब्र पर भी इसी स्कूल का नाम लिखा था। वो पूछता है जोनाथन की बेटी रेचल की भी इसी स्कूल में पढ़ती थी ना। तो मेघना बोलती है हाँ, लेकिन जब वो 16 साल की ही थी तभी उसने सुसाइड कर लिया था। अब हाथीराम रेचल के स्कूल जाता है तो वहीं वो देखता है रेचल और रोज की एक फोटो को जिसमें उन दोनों ने मिलकर कोई टूर्नामेंट जीता था। और तभी हाथीराम को याद आता है कि जब वो लोग रोज के घर गए थे तो उसके एल्बम में सेम फोटो देखी थी। और तभी हाथीराम को रूबेन का कॉल आता है और वो बोलता है वो उससे मिलना चाहता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में अब हाथीराम रूबेन की बताई हुई जगह पर जाकर बैठ जाता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आती है और उसमें से कुछ नकाबपोश लोग बाहर आते हैं और हाथीराम को पकड़कर उस गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। और हम देखते हैं मेघना अपनी टीम के साथ उस गाड़ी का पीछा करती है और वही हम डेनियल को देखते हैं। डेनियल उन दोनों का पीछा करता है और हम देखते हैं वो लोग हाथीराम के कपड़ों में ट्रैकर छिपा के रखते हैं और हाथीराम की गाड़ी जिधर भी जा रही होती है मेघना की टीम आसानी से उसे ट्रैक कर पाती है। अब रूबेन के लोग हाथीराम के कपड़े उतरवाकर उसे नए कपड़े देते हैं पहनने के लिए और हाथीराम के पुराने कपड़े दूसरी गाड़ी में डाल देते हैं। अब मेघना मिसगाइड हो जाती है और दूसरी कार का पीछा करती है, लेकिन जब वो देखती है दूसरी कार हाईवे की तरफ जा रही होती है तो उसे डाउट होता है। वो अपने ड्राइवर को बोलती है गाड़ी घुमाओ। हालांकि मेघना अब हाथीराम के गाड़ी को मिस कर देती है, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पे चली जा रही थी। तभी उसे स्कूल में कार दिखती है और अपने ड्राइवर से बोलती है गाड़ी रोको, क्योंकि अभी तो क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, फिर एक कार यहाँ क्या कर रही है। और वहीं हम डेनियल को देखते हैं जो रूबेन के लोगों का पीछा करता हुआ स्कूल तक आ जाता है। अब डेनियल अपनी स्नाइपर गन लेकर ऊंचाई पर जाता है जहाँ से वो उस कमरे का निशाना लगा सके जहाँ रूबेन रुका हुआ था। तो मेघना उस ब्लैक गाड़ी को ढूंढ लेती है जिसके अंदर हाथीराम को बैठाया गया था। अब हाथीराम और रूबेन एक कमरे में होते हैं तो हाथीराम अपने सवाल शुरू करता है। वो बोलता है मेरा पहला सवाल ये है कि अंसारी को किसने मारा। तो रूबेन बताता है वो कोई एक स्नाइपर था। तो हाथीराम पूछता है ये रेड्डी के होटल और तुम्हारा क्या संबंध है। तो रूबेन बोलता है वो सारे होटल मेरे बाप के पैसे से बने हैं और रेड्डी उन्हें बेचकर यहाँ से भागना चाहता है। तो हाथीराम बोलता है अच्छा वो पैसे जो तुम्हारे बाप ने ड्रग्स के धंधे से कमाए थे। अब रूबेन को बुरा लगता है, वो बोलता है इन बातों में मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। तो हाथीराम बोलता है सारी बातें तो तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हुई हैं। चलो बताओ कि तुम्हारी माँ रोज को हर महीने 1 लाख रुपए दे रही थी पिछले 8 सालों से, क्यों? कोई भी औरत अपने पति के रखेल को इतने पैसे क्यों भेजेगी? और दूसरी बात तुम्हारी बहन ने सुसाइड क्यों किया था? अब रूबेन हाथीराम को वार्न करता है कि आगे मत बढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। तो हाथीराम बोलता है जब मैं रोज के घर गया तो मैंने ऑब्जर्व किया रोज की माँ तुम्हारे फादर को गालियां दे रही थी और वही रोज का फादर तुम्हारे फादर के फ्यूनरल पर आकर रो रहा था। ऐसा कौन बाप होगा दुनिया में जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले की मौत पर रोएगा? इसका मतलब ये हुआ रोज जोनाथन थॉम की बेटी थी और जोनाथन ने अपनी बेटी के साथ ही गलत किया। जब तुम्हारी बहन को ये
बात पता चली तो उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि रोज उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। और वहीं दूसरी तरफ डेनियल उन लोगों को शूट करने के लिए अब निशाना लगा रहा था, लेकिन वो लोग उसके निशाने पर नहीं आ रहे थे। अब रूबेन हाथीराम की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। और तभी डेनियल को मौका मिलता है और रूबेन को शूट कर देता है और रूबेन वहीं मारा जाता है। और गोली की आवाज सुनकर रूबेन के लोग अंदर आ जाते हैं। वो हाथीराम को मारना चाहते थे, लेकिन हाथीराम भागता है और तभी वहाँ मेघना आ जाती है। वो हाथीराम को बैकअप देती है और दोनों मिलकर सब लोगों को मार देते हैं। और जैसे ही बात रेड्डी को पता चलती है कि रूबेन मारा गया, वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसको बताता है कि रूबेन को पुलिस वालों ने मार गिराया, लेकिन ये बात अभी किसी को बतानी नहीं है जब तक दिल्ली में हमारा इस समिट पूरा नहीं हो जाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेघना अपने सीनियर से मिलने जाती है, जो कि आज क्रिसमस इवनिंग की पार्टी में होता है। तो मेघना उसे बताती है कि पुलिस वालों ने रूबेन को नहीं मारा, उसको उसी स्नाइपर ने मारा है। तो उसका सीनियर बोलता है, एक काम करो, हाथीराम को अभी वापस दिल्ली भेज दो। और ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि रूबेन को उस स्नाइपर ने मारा है। और वहीं दूसरी तरफ हाथीराम को विवेक का कॉल आता है और उसको बताता है कि दिल्ली नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड्डी के खिलाफ एक फाइल बनाई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो केस दबा दिया गया और वो फाइल भी गायब हो गई। तो हाथीराम पूछता है चार्जेस क्या लगे थे? तो विवेक बताता है किसी को कुछ नहीं पता उसमें क्या चार्जेस लगे थे। अब हाथीराम मेघना से मिलता है और उसको बताता है कि दिल्ली नारकोटिक वालों ने रेड्डी के खिलाफ एक केस तो बनाया था, लेकिन बाद में उसे ड्रॉप कर दिया गया और फाइल भी गायब हो गई। और वहीं हाथीराम ये भी बताता है कि मुझे लगता है रेड्डी बहुत कुछ जानता है, क्योंकि जैसा रूबेन ने बताया कि उसका फादर कभी भी इस समिट में दिल्ली नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाद में रेड्डी ने मेरे फादर को जाने के लिए मना लिया। तो मेघना बोलती है इसके पीछे क्या वजह रही होगी? तो हाथीराम बोलता है मुझे लगता है उस समय जोनाथन का 60 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था और इतना बड़ा लॉस होने के बाद मुझे लगता है जोनाथन दिल्ली जाने के लिए। तो मेघना बोलती है लेकिन जब हम लोगों ने ड्रग्स पकड़ा था तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दिल्ली नारकोटिक डिपार्टमेंट से आई थी। और हाथीराम बोलता है और वो स्नाइपर वो किसके कहने पर एक के बाद एक लोगों को मारे ही जा रहा है? तो मेघना बोलती है कि मैंने उस गाड़ी को देखा था जिसमें उस दिन स्नाइपर आया था। वो गाड़ी कोयम्बटूर टूर एंड ट्रेवल्स की थी। और तभी वहाँ रहमान आ जाता है। मेघना चली जाती है और रहमान को देखकर हाथीराम को कुछ बातें याद आती हैं। पहली बात, जब अंसारी के पास रोज के लिए कॉल आया था तो रहमान वहाँ था, और जब रूबेन का कॉल हाथीराम के पास आया था तब भी रहमान वहाँ था। और दोनों केस में उस स्नाइपर ने पहले अंसारी और बाद में रूबेन को गोली मार दी। तो हाथीराम सोचने लगता है क्या इत्तेफाक की बात है। तभी वो रहमान की गाड़ी में बैठता है और उसके सामने वो स्टिकर होता है कोयम्बटूर टूर एंड ट्रेवल्स। और उसके बाद हाथीराम का डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। वो समझ जाता है कि रहमान किसी न किसी तरह से उस स्नाइपर से जुड़ा हुआ है। अब हाथीराम रहमान को पीटता है और उससे पूछता है बता कि वो स्नाइपर कौन है? तो रहमान बताता है उसका नाम डेनियल है, वो जोनाथन थम का सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो अंसारी सर को गोली मार देगा। और रहमान ये भी बताता है कि डेनियल का बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है। अब हाथीराम ये बातें विवेक को बताता है तो विवेक उस नर्स से मिलने जाता है जिसने उस दिन स्टेटमेंट दिया था कि जोनाथन की मर्डर वाली रात डेनियल पूरी रात उसके साथ उसके कमरे में था। जब विवेक उससे पूछता है तो बताती है कि डेनियल उस रात मेरे साथ तो था, लेकिन रात में डेनियल को एक कॉल आया, उसके बाद डेनियल यहाँ से चला गया। अब विवेक हाथीराम को बताता है कि तेरा शक सही था, जोनाथन की नर्स ने झूठा बयान दिया था, लेकिन साथ ही वो एक बात बोल रही थी कि कभी भी डेनियल जोनाथन को नहीं मार सकता, क्योंकि वो जहाँ से है वहाँ के लोग अपने लीडर के लिए बहुत ही वफादार होते हैं। वो किसी जगह का नाम बताता है और जैसे ही हाथीराम उस जगह का नाम सुनता है और तभी हाथीराम को अंसारी की बात याद आती है कि 1997 में लांगचुआ नाम की जगह पर एक घटना हुई थी जहां बहुत सारे लोग मारे गए और बाद में वहां के बच्चों को यही के अनाथालय में रखा गया था। और वो 3 लोग जिन्होंने वो वीडियो रिलीज किया था वो भी उसी अनाथालय से थे। अब हाथीराम उस अनाथालय में जाता है और वहाँ की फाइलें चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डेनियल भी इसी अनाथालय में था, लेकिन
लेकिन बाद में उसे केन ने अडॉप्ट कर लिया था। इसका मतलब डेनियल केन के कहने पर ही सबका मर्डर कर रहा था। और दूसरी तरफ हम मेघना को देखते हैं, वो अपने घर जा रही होती है, तभी उसके सब इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि कोयम्बटूर टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक के घर का एड्रेस मिल गया है, वो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, लेकिन मेरे घर पर आज क्रिसमस की पार्टी है तो इसलिए मैं वहाँ कल जाऊंगा। अब मेघना खुद ही उस एड्रेस पर जाती है और इधर हाथीराम मेघना को कॉल करता है और उसको बताता है कि ये सारे मर्डर डेनियल ही कर रहा है और डेनियल का फादर अंकल केन है। तो मेघना हाथीराम को एक एड्रेस पर बुलाती है और इधर कैमरे का एंगल चेंज होता है। हम देखते हैं मेघना के सामने डेनियल बैठा होता है और फिर डेनियल मेघना को शूट कर देता है और मेघना वही मारी जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर समाप्त होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत पास्ट के समय को दिखाते हुए होती है। हम रोज को देखते हैं, रात का समय होता है, वो नशे में धुत सड़क के किनारे बैठी होती है, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में कुछ लड़के होते हैं और उनकी बुरी नजर रोज पर होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक बारात गुजरती है जिसमें रघु बैंड बाजे का काम करता है। जब रघु रोज को देखता है तो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं हाथीराम उस जगह पर पहुँचता है जहाँ उसे मेघना ने बुलाया था और एसपी मेघना को कॉल करता है, लेकिन मेघना उसका फोन नहीं पिक करती क्योंकि मेघना तो पहले ही मारी जा चुकी थी। उस जगह पर काफी भीड़ भाड़ होती है। वहाँ एक होटल होता है और वहाँ आज लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी हाथीराम को एक लड़का बैलून बेचने आता है। हाथीराम उसे मना करता है और तभी होटल के कमरे से गोली चलती है, वो लड़का वहीं मारा जाता है। हाथीराम अब छुपते छुपाते होटल के अंदर जाता है। जब हाथीराम सीढ़ियों पर होता है तो डेनियल ऊपर से फायर करता है। हाथीराम नीचे आता है और किचन की तरफ भागता है। डेनियल उसका पीछा करते हुए किचन में आ जाता है। अब दोनों में फाइट होने लगती है और डेनियल की गन वहीं गिर जाती है। अब डेनियल हाथीराम का गर्दन पकड़ लेता है और हाथीराम का अब दम घुटने लगता है। हाथीराम आसपास टटोलता है, उसे एक फोर्क मिलता है और फोर्क डेनियल के गले पे मारता है। डेनियल घायल हो जाता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है गन उठाने के लिए। तो हाथीराम पास में पड़ा हुआ गैस सिलेंडर उठाता है और डेनियल के सर पे मारता है और डेनियल यही मारा जाता है। अब हाथीराम भी काफी घायल हो चुका था, वो अपना मुंह धोता है और अंसारी को याद करता है। आज उसने अंसारी की मौत का बदला डेनियल को मार कर ले लिया। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं हाथीराम को वहाँ का सब इंस्पेक्टर बताता है कि एसपी मेघना की डेड बॉडी उन्हें डेनियल के घर से मिली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो समिट अब पूरी हो गई थी। सेंटर गवर्नमेंट ने नागालैंड के लीडर्स की शर्तें मान लिया था और अब वो 20,000 करोड़ रुपए नागालैंड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थी। इस न्यूज से नागालैंड के लोग काफी खुश थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाथीराम अंकल केन से मिलता है क्योंकि उसे पता था इन पूरी घटनाओं का मास्टरमाइंड केन ही है। जब केन हाथीराम से मिलता है तो उसके साथ वो नर्स भी होती है, डेनियल की गर्लफ्रेंड। तो केन हाथीराम से बोलता है, मैंने कल रात ही इससे बोला था कि इस लड़ाई में या तो डेनियल मारा जाएगा या तुम मारे जाओगे। अब हाथीराम केन से पूछता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था जिस दिन जोनाथन मारा गया। फिर हाथीराम बोलता है कि चलो मैं ही आपको बताता हूँ। जोनाथन कभी भी इस समिट की मीटिंग के लिए रेडी नहीं था। फिर रेड्डी ने उसे मनाया, लेकिन उस रात जोनाथन के पास मैक्स रिजू का कॉल आया और उसने बताया उसके ड्रग्स पे जो पुलिस की रेड पड़ी थी वो रेड्डी ने डलवाई थी। अब वो समझ जाता है कि रेड्डी के काम करने का तरीका, रेड्डी पहले उसके ड्रग्स पे रेड डलवाया ताकि जोनाथन इस मीटिंग के लिए तैयार हो सके। और फिर उस रात जोनाथन आपके रूम में आया और उसने बोला कि अब वो इस समिट का हिस्सा नहीं रहेगा। और फिर आपने डेनियल को कॉल किया और डेनियल ने जोनाथन को जान से मार दिया। तो केन बोलता है जोनाथन को डेनियल ने नहीं मैंने मारा था क्योंकि मेरे पास जोनाथन के मारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हम देखते हैं उसी रात केन जोनाथन के रूम में जाता है और फिर अपने हाथों से उसका गला काट देता है। और अब केन डेनियल को कॉल करता है, डेनियल आता है और जोनाथन का सर काट कर अलग कर देता है। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तो हाथीराम बोलता है इसका मतलब आपने इसे पॉलिटिकल रंग देने के लिए पहले जोनाथन का गला कटवाया, फिर बाद में उन 3 लोगों से वो वीडियो बनवाई और फिर उन तीनों को भी मरवा दिया और फिर आपने रूबेन को फंसाया ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे रूबेन का ही हाथ है। और हाथीराम बोलता है कि आपकी वजह से कितने बेगुनाह लोग मारे गए, मेरा भाई जैसा दोस्त अंसारी मारा गया और एसपी मेघना वो अपने बेटे का अकेला सहारा थी, आपकी वजह से वो भी मारी गई। तो अंकल केन बोलता है कि ऐसा है, इस समिट नागालैंड के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी थी और मुझे इसे किसी
किसी भी कीमत पर पूरा करना था। तो हाथीराम बोलता है ठीक है, मैं बाहर जाकर सब लोगों को बताऊंगा कि इन सब के पीछे आपका ही हाथ है। तो केन बोलता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ के लोगों के सपने टूट जाएंगे। जब हाथीराम उसके ऑफिस से बाहर आता है तो देखता है बाहर लोग नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे। तो हाथीराम डिसाइड करता है वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, वो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। अब जब हाथीराम रास्ते में होता है तो वहाँ के इंस्पेक्टर से बोलता है कि मैं आखिरी बार रोज से मिलना चाहता हूँ, हो सकता है रोज मुझे रघु के बारे में कुछ बताए। तो इंस्पेक्टर बोलता है आज सुबह ही रोज की मौत हो गई, और साथ ही वो हाथीराम को थैंक्स बोलता है कि केन के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो हाथीराम से बोलता है कि यहाँ के लोगों को इस समिट से काफी उम्मीदें हैं, अगर ये समिट अब जाकर कैंसिल हुई तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी। लेकिन हाथीराम को अभी भी रघु के ना ढूंढ पाने का अफसोस हो रहा था। अब हाथीराम दिल्ली वापस आ जाता है। जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है उसके घर के बाहर एक ऑटो खड़ा होता है और उस ऑटो पर लिखा होता है बस दोस्ती बनी रहे। जब हाथीराम अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर रघु के माता पिता आए हुए थे रघु के बेटे को लेने के लिए, और वही रघु का रूम पार्टनर भी होता है। और रघु के माँ बाप हाथीराम और उसकी वाइफ को धन्यवाद बोलते हैं कि उन्होंने उनके ग्रैंडसन की देखभाल की। वही रघु की माँ हाथीराम के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है मेरे बेटों को ढूंढ लो, क्योंकि रघु के अलावा उनका कोई और सहारा नहीं है। तो रघु का फादर बोलता है तुम्हारा लड़का उस लड़की के साथ भाग गया, वो तुम्हारे बुढ़ापे का क्या सहारा बनेगा। तो हाथीराम बताता है रघु नागालैंड उस लड़की के साथ नहीं गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी रघु है कहाँ। अब हाथीराम की वाइफ रघु के माँ बाप को थोड़े पैसे देती है रास्ते के सपोर्ट के लिए, लेकिन हाथीराम अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर रघु चला कहाँ गया। अब अगले दिन जब हाथीराम अपने थाने पहुँचता है तो हाथीराम थाम के मर्डर वाली रात की सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखता है। तो हाथीराम एक ऑटो को देखता है जिस पर लिखा होता है बस दोस्ती बनी रहे। तभी उसे याद आता है कि ऐसी ही लाइन उसने रघु के रूम पार्टनर के ऑटो पर देखी थी। तो हाथीराम उसके रूम पार्टनर से मिलने जाता है। तो हाथीराम उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और उससे पूछता है कि जिस रात रघु गायब हुआ उस रात तेरा ऑटो नागालैंड सदन के बाहर खड़ा था। अब वो भागने की कोशिश करता है तो हाथीराम उसे पकड़ लेता है, पहले पीटता है फिर पूछता है कि बता रघु कहाँ है। तो बताता है कि उस रात रघु मुझसे मेरा ऑटो मांग कर ले गया था और उसने बोला था कि एक रात के लिए वो उसे 10,000 रुपए देगा, क्योंकि उसकी रोज मैडम को कुछ काम था। लेकिन जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने बोला अभी पैसे नहीं मिले हैं, बाद में दूंगा। वो मेरा पैसा देना नहीं चाहता था, इस वजह से हमारे बीच में हाथापाई हुई और रघु मारा गया। अब वो लोग हाथीराम को उस जगह पर ले जाते हैं जहां उन लोगों ने रघु की डेड बॉडी को दफनाया था। तो हाथीराम उसको बोलता है कि रघु को सचमुच पैसे नहीं मिले थे तो तुम्हारे पैसे कहां से लौटाता। और तभी वहां वीरक भी आ जाता है। तो हाथीराम और वीरक आपस में बातें करते हैं। तो वीरक बोलता है इसका मतलब रघु का बस इतना ही कसूर था कि वो रोज की मदद करना चाहता था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, उस रात रोज थाम के पास गई थी पैसे लेने के लिए, तो इसका मतलब थाम पैसे देने वाला था। और जब रोज वहाँ पहुँची तो थाम मारा जा चुका था। और जब हमने उस कमरे की तलाशी ली तो हमें तो वहाँ कोई पैसा नहीं मिला, तो आखिर पैसे गए कहाँ। तो हाथीराम वीरक को बोलता है मैं अभी नौकरी छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के सिस्टम के अंदर काम नहीं करना चाहता। तभी वहाँ एक आइसक्रीम बेचने वाला लड़का आता है। तो वीरक उससे आइसक्रीम लेता है और उसे एक फटा हुआ नोट देता है। और जैसे ही हाथीराम वो फटा नोट देखता है उसे कुछ याद आता है कि नागालैंड सदन के उस वेटर ने बताया था कि जोनाथन ने उस रात जब उसे पैसे दिए तो नोट फटा हुआ था। अब हाथीराम इंस्पेक्टर सतबीर से मिलता है और जोनाथन केस के एविडेंस बॉक्स से वो फटा हुआ नोट निकाल लेता है। और अब हाथीराम अपने साले के साथ उस भल्ला से मिलता है जो हवाले का काम करता था, उसको नोट देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम पता करके बता सकते हो ये नोट किस हवाला के एजेंट के थ्रू इशू हुआ था। तो भल्ला बोलता है तुम तो मुझे धमकी देकर गए थे कि मेरे दफ्तर पर पीतल का ताला लगवाओगे। तो हाथीराम बोलता है देखो भल्ला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो भल्ला उस हवाले वाले का एड्रेस बताता है जहाँ से वो नोट इशू किया गया था। अब हाथीराम उस एड्रेस पर जाता है और उस एजेंट को वो नोट दिखाता है। तो एजेंट पूछता है क्या आप बैग लाए हो। तो हाथीराम बोलता है बैग किस लिए। एजेंट बोलता है 2 करोड़ रुपए आप कैसे लेकर जाओगे। अब तो हाथीराम का दिमाग चकरा जाता है, लेकिन हाथीराम उनमें से सिर्फ 5 लाख रुपए उठाता है और उससे बोलता है उसके हक का इतना ही है। अब वहाँ से हाथीराम भागता हुआ रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि रघु के रूम पार्टनर ने हाथीराम को ट्रेन का नाम बताया था। तो हाथीराम उस ट्रेन में जाकर रघु के पिता
प्रियंका को ढूंढता है और उन्हें वो 5 लाख रुपए देता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।